स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। जीवाश्म ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल पर दुबई जलवायु सम्मेलन में काफ़ी खींचतान रही और आखिर में जो समझौता हुआ उस पर भी बहुत से पर्यावरण कार्यकर्ताओं को ऐतराज़ है। कुछ विकासशील देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि समझौते की शर्तें काफ़ी कमज़ोर हैं और इस समझौते को लागू करने के लिए करना क्या है ये भी स्पष्ट नहीं है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। इस साल दुबई में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर जो COP28 का आयोजन हुआ उसका मुख्य मकसद ही यही था कि दुनिया को उस रास्ते पर वापस लाया जाए जिससे ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। लेकिन जब डिस्कशंस खत्म हुए और लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा तो ऐसा लगा कि ये योजना खटाई में पड़ गई है। आखिरी मौके तक ये शिखर सम्मेलन बहुत हद तक इस सवाल तक सिमट कर रह गया था कि इस बारे में कोई समझौता हो पाएगा भी या नहीं। सम्मेलन के दौरान कोई समझौता होने के लिए ये बेहद ज़रूरी था कि इसमें शामिल सभी 198 देश या तो किसी बयान पर सहमत हों या फिर खाली हाथ लौट जाए। समझौते का जो शुरुआती प्रस्ताव तैयार हुआ उससे बहुत से देशों को सदमा लगा तो कई देशों का गुस्सा भड़क उठा क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि समझौते में जीवाश्म ईंधन जलाने को धीरे धीरे खत्म किए जाने की बात शामिल की जाएगी। इसकी बजाय सम्मेलन के आखिरी मौके तक जो बातचीत चलती रही उसका नतीजा इस मुद्दे पर एक खोखले बयान के तौर पर सामने आया। इसमें कहा गया कि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना है जिसे ट्रांजिशन अवे कहा गया। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में शामिल सदस्य उन देशों के ग्रुप में शामिल थे जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल पूरी तरह खत्म करने को लेकर वैश्विक समझौते का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। वहीं संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देश इस सम्मेलन के दौरान कार्बन जमा करने की तकनीकों पर अधिक जोर देने की वकालत कर रहे थे। कुल मिलाकर समझौता बिल्कुल आखिरी क्षणों में हुआ। बावजूद इसके बोलीविया और सामोआ जैसे देशों ने चिंता जताई है कि समझौते में विकसित देशों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली गई है कि वो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल खत्म करने के मामले में दुनिया की अगुवाई करें। इन विकासशील देशों का कहना है कि सारे देशों पर एक साथ ये कदम उठाने का बोझ डालना नाइंसाफी है क्योंकि विकसित देश तो पहले से ही तेल, गैस और कोयले के इस्तेमाल से आर्थिक तौर पर बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं और सबसे अहम बात तो ये है कि ये बदलाव लाने के लिए जो रकम दी जानी है उसे भी बहुत घटा दिया गया है। समझौते में सिर्फ यही उल्लेख किया गया है कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी करने के लिए गरीब देशों को अधिक पूंजी की जरूरत है। यही वजह है कि कई पर्यावरणविद दुबई सम्मेलन के नतीजे को बहुत अहम नहीं मान रहे हैं। जिन ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने का वादा किया गया था यह सम्मेलन उस मंजिल तक पहुंचने से बहुत दूर रह गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीनीकरण योग्य ऊर्जा अपनाने के लिए विकासशील देशों को पैसा देने का कोई इंतजाम नहीं किया गया और दूसरे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को सबसे ज्यादा झेल रहे लोगों जैसे कि उत्तरी पूर्वी अफ्रीका की मदद करने के वादे से अमीर देश एक बार फिर मुकर गए, जबकि हाल के दिनों में इस इलाके के लोगों ने भयंकर बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा दिया था। पर्यावरणविदों का कहना है कि विकासशील देश ये जानना चाहते हैं कि यदि विकास के लिए वो एकदम नए रास्ते पर चलें तो इस नए रास्ते पर चलने के लिए उनके पास पैसे कहां से आएंगे। लेकिन इन तमाम आशंकाओं के बावजूद दुबई का जलवायु सम्मेलन दुनिया भर के करीब 1 लाख प्रतिनिधियों, वार्ताकारों, लॉबिस्ट, शाही परिवारों के सदस्यों और वकीलों को जलवायु के मसलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा कर पाने में सफल रहा ताकि वो भविष्य की योजना तैयार कर सकें और जलवायु परिवर्तन से जुड़े आविष्कारों से मिले सबक को सबके सामने पेश कर सकें। देखा जाए तो दुबई के जलवायु सम्मेलन यानी COP28 में हुए वाद विवाद और परिचर्चाओं से ये 5 बड़े नतीजे निकले हैं। पहला है रीन्यूएबल एनर्जी। ड्राफ्ट में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करने को लेकर क्या लिखा जाए इसको लेकर सम्मेलन में काफ़ी तकरार हुई। 100 से ज़्यादा देश 2030 तक दुनिया की नवीनीकरण योग्य ऊर्जा को बढ़ाकर 3 गुना करने पर सहमत हो गए। इस मामले में उरुग्वे जैसे देशों से सीख लेने की बात कही गई है जो कि अपनी ज़रूरत की 98% ऊर्जा रीन्यूएबल सोर्सेज से बना रहा है। जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका और चीन ने रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने और कार्बन कैप्चर की परियोजनाओं में तेजी लाने पर मिलकर काम करने के लिए आपस में एक समझौता किया। दोनों देश अपनी अगली राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में सभी ग्रीन हाउस गैसों को शामिल करने जा रहे हैं। ये योजना 2025 में आने की संभावना है। इस बीच
50 तेल और गैस कंपनियां मीथेन का उत्सर्जन कम करने और तेल निकालने के दौरान गैस जलाने का काम बंद करने पर राजी हो गईं। मीथेन सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों में एक है और दुनिया में मानवीय गतिविधियों से धरती का तापमान बढ़ने में उसका 1/3 योगदान रहता है। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। इस साल जलवायु सम्मेलन में पहली बार स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। दुनिया भर के दानदाताओं ने गर्म देशों में होने वाली उपेक्षित बीमारियों से मुकाबला करने के लिए $70 करोड़ की मदद देने का वादा किया। यह ऐसा प्रस्ताव है जिससे अफ्रीका के तमाम देशों को फायदा होगा। इस मदद का एक हिस्सा 2030 तक अफ्रीका में होने वाली उन बीमारियों को जड़ से मिटाने में इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी अब तक अनदेखी होती रही है। तीसरा है लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड का मकसद उन देशों को वित्तीय मदद देना है जो जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। शर्म अल शेख में हुए 27वें जलवायु सम्मेलन यानी COP27 में दुनिया भर के देश आखिरी मौके पर इस बात पर सहमत हुए थे कि खास तौर से विकासशील देशों की मदद के लिए नुकसान और भरपाई के एक ऐसे फंड का इंतजाम किया जाए जिससे ये देश जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़, जंगल की आग और सूखे जैसी भारी तबाही वाली घटनाओं से निपट सके। दुबई के जलवायु सम्मेलन के पहले ही दिन नुकसान और क्षतिपूर्ति के फंड के लिए $70 करोड़ का फंड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लेकिन इन वादों के बावजूद ये कहा जा रहा है कि विकासशील देशों को जितनी रकम की जरूरत है उसकी तुलना में ये फंड बहुत कम है। इस समय पूर्वी अफ्रीका के ऐसे कई देश हैं जिनको फौरी तौर पर मदद की दरकार है। हाल ही में आई भयंकर और अभूतपूर्व बाढ़ की वजह से इन देशों के बड़े इलाके डूब गए थे। सोमालिया का कहना है कि अकेले उसको ही इस दशक में $5 अरब की वित्तीय सहायता की जरूरत होगी। अगला मुद्दा है नेचर यानी प्रकृति। इस सम्मेलन में कॉन्गो बेसिन की गहराई से वैज्ञानिक पड़ताल की रिपोर्ट तैयार करने को मंजूरी दी गई। कॉन्गो बेसिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन कहा जाता है। इस रिपोर्ट को शिखर सम्मेलन की वार्ताओं से अलग मंजूरी दी गई। ये रिपोर्ट उस रास्ते को अख्तियार करके तैयार की जाएगी जैसा रास्ता 2021 में अमेज़न पर वैज्ञानिक पैनल ने अपनाया था, जिसके बाद वर्षा वनों पर वैज्ञानिक आम सहमति जताने वाली 1300 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई थी। प्रकृति और कॉन्गो बेसिन की पारिस्थितिकी की गहराई से होने वाली इस पड़ताल में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि इलाके की जलवायु को वर्षा वन किस तरह से रेगुलेट करते हैं और इंसानों ने उसके इकोसिस्टम पर किस तरह से असर डाला है। पांचवा मुद्दा है विवाद, जो कि सम्मेलन की शुरुआत से लेकर अंत तक और बाद तक जुड़ा रहा। सबसे पहले तो जलवायु सम्मेलन के मेजबान के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का चुनाव ही एक विवादित मसला था। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रतिनिधियों को लेकर भी सवाल उठे। बड़े प्रतिनिधिमंडल भेजने के फैसले की योजना को सोशल मीडिया पर करदाताओं के पैसे की बर्बादी के तौर पर प्रचारित किया गया। बहरहाल COP28 में देशों ने ऐतिहासिक संयुक्त अरब अमीरात आम सहमति का अनुमोदन किया है, जिसमें 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और जीवाश्म ईंधन से दूर रहने का आह्वान किया गया है। 198 देशों ने महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही COP28 में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लोगों, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं तथा स्थानीय लोगों के विचारों को एक मंच पर लाया गया और इसे भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।